अब बात एमएसएमई सेक्टर की कि इस सेक्टर को आखिरकार बजट से क्या उम्मीदें हैं, ये जानने की कोशिश की हमारे एसएमई एडिटर सौरभ मनचंदा ने। आप भी सुने। गिरीश जी, बजट 25 अब से कुछ ही दिन बाद पेश किया जाने वाला है। बजट 24 में तो एमएसएमईज के लिए कई बड़ी अनाउंसमेंट्स की गई थी। इस बार के बजट से इंडस्ट्री की किस तरह की उम्मीदें हैं? जितनी भी पॉलिसीज बनी बाय स्टेट्स और सेंटर, अगर उसका रिजल्ट देखा जाए तो दैट रिजल्ट इज नॉट कन्वर्टेड इनटू रियलिटी ऑन द ग्राउंड, जिस स्पीड से जानी चाहिए, जिस स्पीड से हम बात करते हैं। However, I am not negative on the thought. ये तो एक process है, it is take its own time and speed of it. Post agriculture, the highest employer has to be MSME industry, including textiles, which is the second highest employer. I had a suggestion in mind that we could make policies which are different for micro and small and different for medium. क्योंकि जो पॉलिसीज अगर एमएसएमई की कलेक्टिवली बनती हैं तो माइक्रो और स्मॉल उसको लगता है बहुत अच्छी है और मीडियम वाले को इंटरेस्ट नहीं आता। ग्रोथ इंजन इंडस्ट्री का लेने के लिए मीडियम को लार्ज बनाना, स्मॉल को मीडियम बनाना, ये हमारा एक मिशन रहेगा। गिरीश जी, अभी जैसे प्रोफेसर जोशी ने सस्टेनेबिलिटी की अहमियत, कॉस्ट ऑफ कंप्लायंसेस, साथ ही एमएसएमईज को सपोर्ट की बात रखी है, ऐसे में इस ट्रांजिशन के लिए, कार्बन फुटप्रिंट घटाने के लिए आप बजट 25 में किस तरह के अतिरिक्त मेजर्स की उम्मीद कर रहे हैं? इसके अंदर एक जो चीज समझ में आती है, देयर आर पॉलिसीज विद इन द स्टेट एंड सेंटर सपोर्टिंग कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एमएसएमईज, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स, कॉमन रिसर्च सेंटर्स और इनोवेशन प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर्स, स्कीम्स हैं, पर नंबर ऑफ अमाउंट सैंक्शन फॉर दैट इज सो मिनिस्कुल कि वो 2%, 1% क्लस्टर्स को भी कैटर ना कर पाए। सो मच लार्जर पिक्चर हैज टू बी बिल्ट। जितने भी हमारे पार्क्स अभी तक आए हैं एमएसएमई क्लस्टर्स के, टेक्सटाइल में हो, इंजीनियरिंग में हो, जो 50-100 एकड़ से छोटे हैं, जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर को हेल्प किया गया, उनमें आज 80%, 75% आगे नहीं बढ़ पाए। डॉक्टर कुमार, पिछले बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने एमएसएमई क्षेत्र के लिए 100 करोड़ तक के लोन्स के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम का ऐलान किया था। इसके अब जल्द ही लॉन्च करने की बात हो रही है। इसके जरिए एमएसएमईज को मशीनरी और इक्विपमेंट्स की खरीद के लिए बिना कोलैटरल या थर्ड पार्टी गारंटी के टर्म लोन देने की योजना है। इस पर आप अपना नजरिया दे सकें। ये जो 100 करोड़ की जो क्रेडिट गारंटी असिस्टेंस की बात की है, इसके बारे में अभी आजकल न्यूज़पेपर में भी था। ये एक इनिशिएटिव तो अच्छा है, पर इसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होगा ये अभी क्लियर नहीं है। अभी ये शायद पॉलिसी कैबिनेट में जानी है और मुझे लगता है कि इसका फायदा क्लस्टर्स को मिल सकता है, क्योंकि इसमें एग्रीगेशन की बात की गई है। क्रेडिट रिस्क को एग्रीगेट किया जाएगा। इसका मतलब एक यूनिट को इंडिविजुअली 100 करोड़ तक नहीं मिलेगा, एक ग्रुप ऑफ यूनिट्स को जिनकी टर्म लोन की रिक्वायरमेंट हो टू परचेज प्लांट एंड मशीनरी, ये केवल प्लांट एंड मशीनरी के लिए मेंशन किया गया है। और प्लांट एंड मशीनरी के लिए अगर एक ग्रुप ऑफ यूनिट्स एक क्लस्टर में अपने रिक्वायरमेंट्स देती हैं और उसकी एक इंस्टीट्यूशन बनती है, चाहे वो एसोसिएशन के माध्यम से हो, चाहे वो एक अलग से कोई बनाया जाए ग्रुप, एसोसिएशन या सोसाइटी, तो उसको ये 100 करोड़ तक की क्रेडिट गारंटी प्रोवाइड करने का प्रोविजन स्कीम में किया गया है। अब ये किस तरह से इंप्लीमेंट होगा, ये जब गाइडलाइंस आएंगी इसकी और ये जब इसका अप्रूवल हो जाएगा उसके बाद ही ये पता लग पाएगा। परंतु मुझे लगता है कि ये थोड़ा इंप्लीमेंटेशन में आसान नहीं होगा। प्रोफेसर जोशी, ग्राउंड पर एमएसएमईज को एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस पर काम करना एक अतिरिक्त कॉस्ट लगती है। ऐसे में इसके गणित को आप कैसे देख रहे हैं और बजट से कैसी उम्मीद कर रहे हैं? नॉन टैरिफ बैरियर भी यूज किया जा रहा है डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा, जो यूरोपियन यूनियन है, अमेरिका और दूसरे कंट्रीज हैं। और अगर ये सीएबीएम अगर आता है तो इसमें 30 to 35% हमारी कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस पे फर्क पड़ेगा। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है। तो इसके लिए मुझे लगता है कि एमएसएमईज को, सरकार को किसी तरह का सपोर्ट देना चाहिए, विच विल इंक्लूड द फाइनेंशियल सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट एंड द सपोर्ट इन केस ऑफ द स्किल डेवलपमेंट। वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि इसकी
कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस इज वेरी हाई। सो कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस जो है उसको देखना है, और उसमें क्या है कि सेक्टर वाइज इंडस्ट्रीज एसोसिएशन है, सेक्टर एसोसिएशन है, सरकार है, इन सबको मिलके ये सेक्टर वाइज ये पता करना है कि इसमें कितना कंप्लायंस का एक्स्ट्रा खर्चा कितना आता है, और उसको कहीं ना कहीं इसको जो है ना कंपनसेट करने के लिए सरकार को कोई ना कोई कदम उठाने पड़ेंगे। इंडिया हैज टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल द सस्टेनेबिलिटी इशूज, और ये ईएसजी वाले में तो हमको काम करना ही पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि सरकारी संस्थानों को प्रोएक्टिवली सेंसिटाइज करना है एमएसएमईज को, और स्पेशली जो बात है माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज, उसके ऊपर हमको ध्यान देना पड़ेगा, जैसे इनकी कॉम्पिटिटिवनेस अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बनी रहे। प्रोफेसर जोशी, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स पर जोर दिया जा रहा है। ऐसे में बदलते ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में नए मौकों को टैप करने के लिए क्या मौजूदा मार्केटिंग सपोर्ट स्कीम्स का दायरा बढ़ाना चाहिए? बजट 25 में इस मोर्चे पर आपको कैसी उम्मीदें हैं? देखिए, एमएसएमई की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो इंफॉर्मेशन गैप, इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्केट गैप। तो इंफॉर्मेशन वो हमेशा से ही रहा है। तो इसके लिए जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो इन्होंने डिमांड भी की है कि भारत सरकार के कुछ एक्सपोर्ट पे ऐसी स्कीम्स हैं जैसे कि एमडीए, मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस, तो उसका बजट बढ़ाने की स्कीम है, और उसका जो लाभ जो है वो एमएसएमई को मिल सके। तो ये स्कीम जो है भारत सरकार एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स के जरिए एक्सपोर्टर्स को देती है, लेकिन इसमें मोस्टली बड़े एक्सपोर्टर्स को फायदा होता है। तो उसकी जो कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट है उनको इस तरह से किया जाए कि उसका फायदा छोटे एमएसएमईज को भी हो पाए, छोटे एक्सपोर्टर्स को भी हो पाए। तो एक तो इसके अंदर ही है। उसके अंदर और कुछ स्कीम है, ब्रांडिंग की स्कीम है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट की स्कीम है, एंड ब्रांडिंग इन द इंटरनेशनल मार्केट एंड द एक्सपेंसेस दैट जो एमएसएमई करती है एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेशन के लिए, सैंपल भेजने के लिए, उसके अंदर मुझे लगता है कि एक ये मार्केट डेवलपमेंट स्कीम है, इसके अंदर कुछ किया जाए। और भी बहुत सारी स्कीम है सरकार की, जो ऑर्गेनाइजेशंस, ट्रेड एसोसिएशंस हैं, एक्सपोर्ट एसोसिएशंस हैं और एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स हैं, जो सीधा एमएसएमई सेक्टर को सर्व करती है, एमएसएमई एक्सपोर्टर्स को सर्व करती है। और अब नई स्कीम के तहत तो आप देखिए कि ओडीओपी, डिस्ट्रिक्ट एज एन एक्सपोर्ट हब, जहां की डिस्ट्रिक्ट्स को भी सेंसिटाइज किया गया है बाजार के बारे में, एक्सपोर्टर्स को सूचना देने के लिए। तो मुझे लगता है उनको भी कुछ ना कुछ जो बजट के अंदर ऐसा प्रोविजन हो कि जो मार्केट प्रमोशन की स्कीम है उसका इनको जो है ना लाभ मिल सके और ये बाजार को कर सके। और एक और जो मार्केट प्रमोशन के साथ इंपॉर्टेंट है वो स्किल गैप, स्पेशली टू ऑपरेट इन द इंटरनेशनल मार्केट। तो उसके अंदर क्या है कि ट्रेनिंग स्कीम है, जो ट्रेनिंग को बढ़ावा दिया जाए और ट्रेनिंग पे सरकार थोड़ा खर्च करे कि जहां पे एक्सपोर्टर्स कैपेबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड ऑपरेट इन द इंटरनेशनल मार्केट वो की जा सके। तो मुझे लगता है कि भारत सरकार कुछ ऐसी स्कीम बनाए जिसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट का भी कंट्रीब्यूशन हो, भारत सरकार का भी कंट्रीब्यूशन हो। और क्योंकि बाजार जो है आने वाले टाइम में बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो गया है, जैसा कि आप देख रहे हो कि जो पॉलिटिकल और जियो पॉलिटिकल उथल पुथल है, स्पेशली ट्रम्प के आने से क्या टैरिफ होगा, द इम्पोर्ट टैरिफ विल इंक्रीज, चाइना के अंदर जो प्रॉब्लम हो रही है या चाइना अमेरिका के अंदर ट्रेड का जो डिस्प्यूट है उससे जो चीज बढ़ेगी तो उसका भी फर्क जो है इसके ऊपर पड़ सकता है।